राष्ट्रवादी कैकेयी। हमारे देश में एक कुधारणा फैला दी गई है कि श्री राम को वनवास उनकी विमाता कैकेयी के कुचक्र के कारण हुआ था। तमाम विद्वानों ने माता कैकेयी को बहुत बुरा भला लिखा है। आम लोगों में कैकेयी की छवि अच्छी नहीं मानी जाती है। मैंने राम विषयक अपने कई लेखों के माध्यम से कैकेयी के आर्ष चरित्र और राष्ट्र सेवा की ओर इंगित किया है। यहाँ उन राजनीतिक परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहूँगा जिनके कारण राम को वनवास दिलाना अनिवार्य में अपरिहार्य हुआ। विद्रोही स्वस्वर में उल्लेख कर चुका हूँ कि 1967-68 में शाहजहांपुर में अपने नाना जी के साथ मैं भी संत श्याम जी पाराशर को सुनने जाता था, जो केवल राम मंदिरों में ही प्रवचन देते थे। उनकी पुस्तक रामायण का ऐतिहासिक महत्व ने मुझे बेहद प्रभावित किया है और उसी के आधार पर मैंने रावण वध एक पूर्व निर्धारित योजना तथा सीता का विद्रोह नामक लेख दिए थे, जो आगरा के सप्तदिवा साप्ताहिक तथा ब्रह्मपुत्र समाचार में क्रमशः काफ़ी पहले छप भी चुके थे। यहाँ दिए जा रहे निष्कर्ष भी मुख्यतः उसी पुस्तक से ही प्रेरित हैं, जिन्हें राष्ट्र हित में सार्वजनिक करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिससे व्याप्त भ्रांति का उन्मूलन हो सके एवं महान राष्ट्रवादी माता कैकेयी के तप, त्याग तथा बलिदान को सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाए एवं नाहक उनका अपमान किया जाना बंद किया जाए। परमात्मा कभी भी नस और नाड़ी के बंधन में नहीं बनता है और ना ही कभी अवतार लेता है, चाहे कितने भी विभत्स अत्याचारी का विनाश करना हो। विध्वंस बहुत सरल है और निर्माण कठिन। जब अत्याचारी का निर्माण करने परमात्मा पृथ्वी पर नहीं आता तो उसे नष्ट करने क्यों कर आने लगा? एक छोटे से उदाहरण से समझें। एक घड़ी के निर्माण में ट्रेंड इंजीनियर और कुशल कारीगर लगते हैं, जबकि एक अबोध बच्चा भी उसे फेंक कर नष्ट कर देता है। फिर किसी अत्याचारी को नष्ट करने परमात्मा को क्यों धरती पर आए? जो ऐतिहासिक पुरुष या नारियां देश समाज के हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, उनका सम्मान करना और गुणगान करना हमारा कर्तव्य होता है। और उसी के अनुरूप जब हम राम को मानते हैं तो कैकेयी और सीता को मानने में ऐतराज किया है? क्या उनका महिला या नारी होना? विदेशी आक्रांताओं एवं शासकों ने जानबूझकर हमारे अपने ही बिकाऊ विद्वानों द्वारा हमारा अपना इतिहास विकृत करा दिया, तो क्या हम अपनी पैनी निगाहों से भूतकाल के अंतराल में प्रविष्ट होकर तथ्य के मोतियों को नहीं चुन सकते? यदि नहीं तो क्यों? आइए सबसे पहले 9 लाख वर्ष पूर्व राम के जन्म के समय की भू राजनीतिक परिस्थितियों का अवलोकन करें। जिस समय राम का जन्म हुआ, भारत भूमि छोटे छोटे राजतंत्रों में बटी हुई थी और ये राजा परस्पर प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे। उदाहरण के लिए कैकेयी वर्तमान अफगानिस्तान प्रदेश के राजा और जनक के राज मिथिला वर्तमान बिहार का एक अंचल से अयोध्या के राजा दशरथ का टकराव था। इसी प्रकार कामरूप आसाम, दक्ष प्रदेश महाराष्ट्र, वानर प्रदेश आंध्र के शासक परस्पर कबीलाई आधार पर बटे हुए थे। वानर राजा बाली ने तो विदेशी साम्राज्यवादी रावण से संधि कर रखी थी कि वे परस्पर एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ऐसी स्थिति में आवश्यकता थी संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोकर साम्राज्यवादी ताकतों जो रावण के नेतृत्व में दुनिया भर का शोषण कर रही थीं का सफाया करने की। लंका का शासक रावण, पाताल लोक वर्तमान यूएसए का शासक ऐरावण और साइबेरिया जहां 6 माह की रात होती थी का शासक कुंभकर्ण सारी दुनिया को घेर कर उसका शोषण कर रहे थे। उनमें आपस में साम्राज्यवादी भाईचारा था। कैकेयी और भारत का एकीकरण। भारतीय राजनीति के तत्कालीन विचारकों ऋषि मुनियों ने बड़ी चतुराई के साथ कैकेयी प्रदेश की राजकुमारी कैकेयी के साथ अयोध्या के राजा दशरथ का विवाह करवाकर दुश्मनी को समाप्त करवाया। रावण अपने प्रतिद्वंदी बड़े भाई कुबेर को पकड़ने हेतु जब दक्षिण मार्ग को बाली की वजह से छोड़कर पश्चिमोत्तर भारत की ओर से घुसना चाहता था, तो भीषण लंबा देवासुर संग्राम भारत की धरती पर चला और उसमें रावण को अकेले शिकस्त देना केवल कैकेयी प्रदेश के राजा के बूते की बात नहीं थी। अतः आपसी टकराव को भूलकर राष्ट्र हितों की रक्षा हेतु दशरथ, जनक आदि सभी राजा अपने अपने दल बल के साथ कैकेयी प्रदेश में जमे हुए थे। वीरांगना और राजनीति तथा कूटनीति की विदुषी राजकुमारी कैकेयी को राजा दशरथ की सलाह एवं सहायता हेतु ऋषि योजना अनुकूल लगाया गया था।
महाराजा दशरथ वहाँ अकेले ही थे और उनकी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दूसरे पहिए की भूमिका भी कैकेयी ने पूरी की, जिस कारण अंततः युद्ध की समाप्ति पर महाराज दशरथ ने राजकुमारी कैकेयी का वरण अपनी पत्नी के रूप में कर लिया और विजेता के रूप में लौटने पर अयोध्या में उनका मैं कैकेयी के भाव स्वागत हुआ। महारानी कौशल्या ने भी कैकेयी को अपनी बहन व्रत मान सम्मान दिया। अब कैकेयी दशरथ की राजनीतिक सलाहकार भी थीं। उत्तरेष्टि यज्ञ के माध्यम से जब राम भरत आदि हुए तो कौशल्या से अधिक राम को कैकेयी ही देखती थीं और राम पर उनका काफ़ी गहरा प्रभाव भी था। कौशल्या भी भरत और राम को एक समान ही मानती थीं। कैकेयी ही एकमात्र राज परिवार की वो सदस्य थीं जिन पर ऋषि मुनियों को पूर्ण विश्वास था और जिनको पूरे भरोसे में लेकर वे अपनी रणनीति को लागू करते थे। इसका कारण कैकेयी का विदुषी होने के साथ साथ धैर्यवान होना तथा राष्ट्र के प्रति प्रबल समर्पण भाव का होना था। यदि राजा दशरथ को ज्ञात हो जाता तो वो अपनी सैन्य ताकत के बल पर साम्राज्यवादियों से टकराने खुद ही आगे आ जाते और तब भारत भूमि भी युद्ध के चपेटे में आ जाती, जो हमारे ऋषि मुनि नहीं चाहते थे। अतः महाराज दशरथ से संपूर्ण रणनीति को गोपनीय रखा गया, परंतु कैकेयी से नहीं, और कैकेयी का राष्ट्र में अपने पति से भी इन रहस्यों को गोपनीय रखना स्तुत्य है, घृणास्पद नहीं। कैकेयी ने राष्ट्रहित में ही अपने पिता के विरोधी राजा दशरथ को उस समय सहारा दिया था जब उनको वैसी आवश्यकता थी। ये कैकेयी का ही मानसिक संबल था जो राजा दशरथ युद्ध में विजेता के रूप में सफल हो सके। एक बार फिर कैकेयी पर ही ये भार था कि राष्ट्र को अपनी धरती पर युद्ध से बचाते हुए साम्राज्यवादियों का संहार करने में अपना योगदान दें। राम वनवास, कैकेयी का राष्ट्र प्रेम। ऋषि योजना अनुकूल राम से सीता का विवाह हुआ, जिससे दशरथ और जनक रिश्तों में बंध गए और संपूर्ण उत्तर भारत एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया। अब समस्या अपने देश के दक्षिण भाग अर्थात जम्बू द्वीप को भी रावण के मित्र बाली के चंगुल से छुड़ाने और उसे भी एक साथ लाने की थी। पहले ही गुरु विश्वामित्र जी के प्रयासों और उनकी शिक्षा से राम को वन में रहकर गोपनीय ढंग से गुरिल्ला युद्ध द्वारा शत्रु को नष्ट करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी थी। अतः राम और लक्ष्मण ही के साथ साथ सीता, जो विद्वानों विदेशियों के वीर रज अर्थात ऋषियों के रक्त से मुनि विश्वामित्र की प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जन्मी थीं और जिन्हें विशेष ट्रेनिंग दी गई थी, को इस कार्य के उपयुक्त समझा गया। गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र एवं मुनि भारद्वाज, जो रावण के भाई कुबेर के नाना थे, की योजना के अनुसार कैकेयी ने दशरथ द्वारा विवाह के समय दिए जाने वाले 2 वरदानों, जिन्हें ऋषियों की सलाह पर तब कैकेयी ने स्थगित कर दिया था, के माध्यम से राम को वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा था। कैकेयी के मन में कोई दुर्भावना या भेदभाव नहीं था, उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। यदि उस समय भरत यहाँ होते तो माँ बेटा में संग्राम हो जाता, इसलिए उन्हें चतुराई से ननिहाल भिजवाया गया था, जो ऋषियों की ही रणनीति थी। वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में काव्यात्मक रूप में संपूर्ण योजना का निरूपण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर अवधि में पद्यात्मक वर्णन किया है। व्याख्याकारों ने अपनी संकीर्ण सोच तथा विदेशी साम्राज्यवादी शासकों द्वारा विकृत रूप से प्रस्तुतिकरण को ध्यान में रखकर माता कैकेयी के साथ बहुत बड़ा अन्याय उनका चरित्र हनन करके किया है। रावण वध एक पूर्व निर्धारित योजना में सविस्तार उल्लेख किया है कि किस प्रकार राम ने रावण के मित्र बाली का गुप्तचुप संहार करके और 14 वर्षों के वनवास में सैन्य तैयारियां करके अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हम दृढ़तापूर्वक कहना चाहते हैं कि कैकेयी के माध्यम से राम को वनवास दिलाना हमारे राजनीतिक विद्वानों का वो करिश्मा था, जिसके द्वारा साम्राज्यवाद के शत्रु राम को साम्राज्यवाद की धरती पर सुगमता से पहुंचाकर धीरे धीरे सारे देश में युद्ध की चुपचाप तैयारी की जा सके और इसकी गोपनीयता भी बनी रह सके। अस्तु, कैकेयी का राम को वनवास दिलाने का साहसी कार्य राष्ट्र भक्ति में राम के संघर्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कैकेयी ने स्वयं को विधवा बनाकर और जनता की प्रकट नजरों में गिरकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को बलिदान करके राष्ट्र हित में कठोर निर्णय लागू करवाया। अब समय आ गया है कि राम के क्रांतिकारी कदमों की सराहना के साथ साथ माता कैकेयी और महारानी सीता का भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। बहुत हो चुका अन्याय, अब कैकेयी की भर्त्सना बिल्कुल बंद की जाए
और राष्ट्र हित में किए गए उनके अमर बलिदानों को स्तुत, अनुकरणीय और शिक्षास्पद बनाया जाए।